हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंग पहले सिलेबस प्रोवाइड किया गया। उसके साथ साथ आपको आपका जो सिलेबस है उसके कंटेंट के हिसाब से आपको पढ़ाया भी गया, चाहे वो BCom का बच्चा हो, BA प्रोग्राम का हो या ऑनर्स का हो। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो सेकेंड ईयर पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनको मैंने देखो आप लोगों को मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस कंप्लीट करवा दी हैं और साथ ही साथ हमने इसकी क्वेश्चन सीरीज भी देख ली है कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और इस कैसे कितने पेजेस का आंसर लिखना है, कैसे घूमे हुए क्वेश्चंस को आपको समझना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई थी। बट आज की क्लास जो है हमारी कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की क्वेश्चन सीरीज पे है, क्योंकि इसके जो कंटेंट्स हैं, इसका जो पूरा सिलेबस है मैंने आपको कवर करवा दिया है। अगर आपने वो क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की ये जो आपका ये सब्जेक्ट है, इसकी क्वेश्चन सीरीज आज हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, घूमे हुए क्वेश्चन को कैसे समझना है, उसमें क्या लिखना है, कितने पेजेस का आंसर लिखना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले हम आपका सिलेबस देखेंगे कि आप लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। एक तरीके से रिवाइज टाइप हो जाएगा कि हाँ, हमारे पास ये टॉपिक है, हमने इसमें ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। फर्स्ट यूनिट है आपकी अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसमें आपने इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तुलनात्मक राजनीति के नेचर और स्कोप पढ़ा है कि क्यों हम कंपेयर करते हैं, क्यों कंपैरिजन करते हैं, वो पढ़ा है और यूरोसेंट्रिज्म के बारे में पढ़ा है। सेकेंड यूनिट अप्रोचेस की थी। अप्रोचेस में आपने इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पढ़ी। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ये सिस्टम अप्रोच, व्यवस्था जो उपागम है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, पॉलिटिकल कल्चर, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, नव संस्थागत, और पॉलिटिकल कल्चर जो थी आपकी पूरी राजनीतिक संस्कृति, ये सारा आपने इसमें पढ़ा था। थर्ड यूनिट में आपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट जो था आपका, ये पूरा इसमें आपने कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कॉलोनियलिज्म पढ़ा था, पूंजीवाद, समाजवाद और उपनिवेशवाद। और फोर्थ में आपको मैंने ब्रिटेन, चाइना, ब्राज़ील और नाइजीरिया को कंपेयर करके बताया था कि हाँ, इसमें ये चीज़ें हैं, इसकी ये विशेषताएं हैं, इसके ये तथ्य हैं, इसके तत्व हैं, मेथड्स हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दी थी, समझा दी थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ मेजर सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्रिटिकल एग्जामिन इट्स नेचर एंड स्कोप। ठीक है, देखो इसमें ये पूछा गया है कि आप इस कथन से सहमत हैं कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक विज्ञान का एक प्रमुख क्षेत्र है। अब इसके आगे बोला है, इसकी प्रकृति और क्षेत्र का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब बच्चा बोलेगा कि यार प्रकृति और क्षेत्र के बारे में तो समझ में आ गया, लेकिन इन्होंने जो तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक विज्ञान का एक प्रमुख क्षेत्र है वाली बात बोली है, ये समझ में नहीं आई है। तो आप लोगों को यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको ये क्वेश्चन घुमा के दिया गया है। क्यों घुमा के दिया गया है? इसमें सीधा सीधा आपको पहले सारा इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर सारी चीज़ें लिखनी है, उसके बाद आकर यहाँ पर नेचर एंड स्कोप के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, सो इसमें आप अपना वो वैसे ही बिल्कुल जैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है, इंट्रोडक्शन पढ़ाए, फिर नेचर और स्कोप पढ़ाया, उसके बारे में लिखना है, और उसका जो क्रिटिसाइज हुआ था वो भी कैसे हुआ है, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनालाइजेस द लिमिटेशन ऑफ यूरोसेंट्रिज्म इन द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसमें बोला है कि जो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र में यूरो केंद्रवाद की सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। सीधा सीधा यूरोसेंट्रिज्म आपको इसके अंदर लिखना है। अब होगा कि जैसे कि वो पूरा एक यूनिट थी, आपकी यूनिट के अंदर आपको यूरोसेंट्रिज्म पढ़ाया गया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसका पहले इंट्रोडक्शन लिखो, नेचर स्कोप लिखो, फिर लास्ट में आप यूरोसेंट्रिज्म लिख दो, आपका ये आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, एग्जामिन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि वैश्वीकरण के संदर्भ में पूंजीवाद की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। साफ साफ सीधा बिल्कुल पूंजीवाद पूछा गया है। अब सीधा आप इसकी विशेषताएं मत लिखना, ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसके बारे में बताना है, उसकी परिभाषाएं लिखनी है, उसके बाद आपको इसकी विशेषताएं लिखनी है कि एक वैश्वीकरण के संदर्भ में पूंजीवाद की विशेषताएं बताई क्या गई हैं। ठीक है, उसके बाद है
कंपेयर द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया एंड ब्राज़ील। नाइजीरिया और ब्राज़ील की जो संघीय शासन व्यवस्था है उनकी तुलना करनी है। नाइजीरिया और ये जो ब्राज़ील है आपकी, ये एक साथ आ गया दोनों। बहुत बार ऐसा होता है कि नाइजीरिया के ऊपर टिप्पणी कीजिए, ब्राज़ील के ऊपर कीजिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके अलग अलग आ जाते हैं। तो जो मैंने आपको पढ़ा रखा है आपको वही लिखना है इसमें। तो इसमें आपको नाइजीरिया और ब्राज़ील की जो संघीय शासन व्यवस्थाएं हैं, सिस्टम जो है, उसको कंपेयर करना है। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन हैज़ कॉज्ड मेजर चेंजेस इन द चाइनीज पॉलिटिकल इकोनॉमी, डिस्कस। वैश्वीकरण ने चीन की राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है, विवेचना कीजिए। सीधा सीधा चीन के बारे में यहाँ पूछा गया है। कोई भी यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वैश्वीकरण वर्ड आ गया तो यहाँ पर पूंजीवाद के बारे में पूछ रहे हैं, नहीं। आपको चाइना मैंने पढ़ाया है, चाइना के बारे में ही आपको इसके अंदर सारा लिखना है। उसके बाद है हाईलाइट द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट दैट हैव टेक प्लेस इन ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में हुए प्रमुख संवैधानिक परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए। पूरा ग्रेट ब्रिटेन के बारे में इसमें लिखा जाएगा। और 8 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशलिज्म, क्रिटिकली एनालाइज द रीजन फॉर द राइज एंड फॉल ऑफ सोशलिज्म इन फॉर्मर सोवियत यूनियन। समाजवाद से आप क्या समझते हैं? भूतपूर्व सोवियत संघ में समाजवाद के उत्थान, उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी और उसके खत्म कैसे हुआ था, उसके कार्यों पर एक आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण मीन्स एनालाइज करना, ठीक है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, सीधा सीधा समाजवाद लिखना है। और ये कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि उत्थान और पतन के कार्यों का आलोचनात्मक वो करना है। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये बात पूछी है। सबसे पहले तो आपको समाजवाद समझाना है कि समाजवाद से आप समझते क्या हो। उसके बाद सोवियत संघ में एक समाजवाद का शुरुआत कैसे हुई थी और ख़त्म कैसे हुआ था, उसके काम की आलोचना करनी है आपको, उसको क्रिटिसाइज़ करना है। वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है कि उसको एनालाइज कैसे किया गया था, ठीक है ना। तो आप उसको बहुत ईजिली एनालाइज कर दोगे। अब आप लोगों को पहली बात तो हैप्पी होना चाहिए कि मैंने आपको ये सारे जो क्वेश्चंस दिए हैं, ये क्वेश्चंस पिछले टाइम में आ चुके हैं और इनके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है, ठीक है। तो ये थे आपके सारे जो 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब 18 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कितने पेजेस का आंसर लिखना है? 12 पेजेस का आंसर लिखना है। अब वैसे बच्चे मुझसे बहुत सारे पूछते हैं कि मैम 12 पेजेस कितने हो गए? सिंगल पेजेस आपके 12 हो गए और आगे पीछे मिलाकर आपके 6 पेजेस हो गए। ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है। तो अब आंसर आपको लिखना कैसे है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन लिखना और लास्ट में कंक्लूजन लिखना कंपलसरी है। बहुत रेयर जो आपके टॉपिक्स हैं जिसका कंक्लूजन निकला ही नहीं है, निष्कर्ष अभी तक निकल नहीं पाया है, उनका कंक्लूजन नहीं लिखा जाएगा। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अंदर की चीज़ तो लिखोगे क्योंकि टीचर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है कि बच्चे को पूरे चैप्टर में समझ में क्या आया है। अब ये मत कहना कि यार बीच में तो गाना लिख दो कोई सा भी, क्या फ़र्क पड़ता है टीचर को। नहीं, ऐसा मत करना। अपना आंसर पूरा लिखना। ये नहीं कि आप इंट्रोडक्शन अच्छा लिख दो और कंक्लूजन में लिख दो और बीच में कोई सा गाना लिख कर आ जाओ। अब दूसरी बात आते हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स का क्या रहता है? शॉर्ट नोट्स में तकरीबन आपको आगे पीछे मतलब एक तरीके से 2.5 पेज का आंसर लिखना पड़ता है। 2.5 नहीं तो 3, नहीं तो 3.5 तो लिखना ही पड़ता है, ठीक है। अच्छी बात है आप ज़्यादा लिख दो तो वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो, अब ये नहीं है, देखो ज़्यादा लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें पूरी कहानी बना दो। ज़्यादा लिखने का मतलब ये है कि आप उसमें मेन बात उसकी लिखो। नव उपनिवेशवाद, न्यू कॉलोनियलिज्म के बारे में इसमें पूछा गया है तो आपको उसके बारे में लिखना है। उससे पहले आपको पुराना उपनिवेशवाद थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा, फिर जाकर आप न्यू जो आपका कॉलोनियलिज्म है उसके बारे में आप उसमें बताओगे, ठीक है। सेकेंड है एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन अफ्रीका में जो उपनिवेशवाद का जो विरोध संघर्ष हुआ था उसके बारे में इसमें लिखना है। बहुत आराम से इसमें आप अपना आराम से 5, 6, 7, 8 पेजेस भी भर सकते हो। मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है और समझा रखा है। थर्ड है वन पार्टी सिस्टम इन चाइना, चीन की एक दलीय व्यवस्था भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, उसके बारे में इसमें लिखना है। पहले थोड़ा बहुत चीन के बारे में लिखना, उसकी 1-2 विशेषताएं लिख दो और फिर विशेषताएं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर उसके बाद चीन की एक दलीय व्यवस्था है क्या वो लिख दो।
और फोर्थ आता है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया की जो राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था बताई गई है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो पूरा सिस्टम बताया गया है, उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। ठीक है। सो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और मैंने जिस तरीके से आंसर लिखने को बताया है आप वैसे ही आंसर लिखिएगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है। सो इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी सजेशंस देना हो कि मैम ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाना था, मतलब आपको क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया है, ये है वो है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।